हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए एक फ्री प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो सभी पेपर्स का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे हम इस बैच में करने वाले हैं। तो हमने एसएससी सीएचएसएल 2023 का मेंस पेपर लिया था, जिसमें 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। पहला शिफ्ट जो 2 नवंबर 2023 को हुआ था वो हमने कंप्लीट किया लास्ट क्लास में। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो क्लासेस आप देख सकते हो। पूरा प्रॉपर वे से मैंने आपको समझाया, जितने मल्टीपल अप्रोच हैं क्वेश्चंस को करने के वो सारे तरीके मैंने आपको समझाए हैं। दूसरा पेपर हुआ था आपका 10 जनवरी 2024 को, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी इसमें 30 सवाल पूछे गए हैं पूरे 30 सवाल हम करेंगे और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से कि आपको एग्जाम में कैसे लगाने हैं। साथ में अगर किसी क्वेश्चन में आपको बेसिक की जरूरत है तो बेसिक तरीका भी बताया जाएगा। अगर कोई दूसरा तरीका रहेगा उस क्वेश्चन को करने का तो वो भी बताया जाएगा। ट्रिक होगी तो ट्रिक भी बताई जाएगी और एग्जाम अप्रोच तो आपको बताया ही जाएगा कि आपको एग्जाम में कौन सा तरीका लगाना है, कौन सा बेस्ट रहेगा जिससे कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सोल्व हो सके। क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए और टाइम ही आपका क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, जितना जल्दी आप क्वेश्चंस को करोगे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल मल्टीपल अप्रोच से करने वाले हैं और इनकी जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और 10 जनवरी 2024 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सवाल इसमें करने वाले हैं। साथ में मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज पूछी थी कि इसमें हम टॉपिक वाइज करें या शिफ्ट वाइज करें, तो कई बच्चों का कमेंट आया है कि हम टॉपिक वाइज करें। ठीक है, तो इसमें तो 2 पेपर हुए हैं, 2 पेपर आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीजीएल के टॉपिक वाइज करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस के हो सके तो हम टाइप वाइज भी इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जो टॉपिक से पूछे गए हैं तो रिपीटेड इस क्वेश्चन से उनको हटा देंगे और जो आपके टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, मेन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके और फिर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम टॉपिक वाइज ही करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं और जो सीएचएसएल मेंस का पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। यहाँ से आप प्ले स्टोर से मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ से कोर्स के बारे में और जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाओगे पेड नोट्स में तो पेड नोट्स में मिल जाएंगे, साथ में आप पेड कोर्सेस में जाओगे तो अर्थमेटिक के नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सारे ट्रिक्स होंगे, जितने मल्टीपल अप्रोच है वो सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो बेस्ट नोट्स है एसएससी के लिए, आप सफिशिएंट है, उन नोट्स को आप कर लो तो आपके जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट होंगे, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप ले सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हम इसको 30 क्वेश्चन का है तो 1 घंटे के अंदर अंदर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है आपसे। क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस को आपको एक बार पूरा समझना है, समझने के बाद में ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप बिना सोचे समझे करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लगने वाला है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आपको अच्छी तरीके से आप सोच लीजिए इसमें करना क्या है और फिर जैसे आप लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी आप अगर ट्राई करते जाओगे ये तरीका लगा दूं, ये तरीका लगा दूं, ये तरीका लगा दूं, फिर टाइम वेस्ट करना होता है। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पाइप एंड सिस्टम से पूछा गया है कि 2 पाइप हैं वो एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप है तो मैं बोल देता हूं पहला पाइप ए है, ये इसे 36 मिनट में, दूसरा पाइप बी है, ये इसे 45 मिनट में भर सकता है। ठीक है, टंकी में लगा एक निकास पाइप है यानी खाली करने वाला पाइप है, वो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में वो 40 लीटर पानी निकाल दे रहा है। ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है, यहां पे ध्यान रखना 1 मिनट का दे रखा है, यानी ये क्या दे रखा है, एफिशिएंसी है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी है वो 1 घंटे में भर जाती है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है ए प्लस बी प्लस सी और जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है, तो ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये 1 घंटे में भर जाती है। तो ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में लिख दूं, मैं 60 मिनट ही लिख सकता हूँ 1 घंटे को, तो 60 मिनट में ये खाली कर सकती है, सॉरी भर सकती है। आपको बताना है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पहले यहां से आप क्या मानोगे, टोटल वर्क मानोगे या टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो मान लोगे। तो मैं टोटल कैपेसिटी मान लेता हूं या टोटल वर्क मान लेता हूं, बात एक ही है। तो 36, 45 और 60 का एलसीएम होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 लिख दोगे आप, या आप 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 × 45 और 15 × 4 = 60।
इस तरीके से लिख दूं। 45 बनाना है तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 तिया 45 बन जाएगा। 36 है, देखो यहाँ से 4 तिया 12, 12 तिया 36 इसी में आ गया, तो यही क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी हो गई। ये हमने माना है, ठीक है ना, यूनिट में माना है। तो मुझे बताइए इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। आप बोलोगे इनकी एफिशिएंसी 36 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, इसमें 3 तो छुपा हुआ है, यानी 5 बच गया आपके पास, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। 45 से डिवाइड करोगे, 15 तिया 45, इसमें आ गया 4 बच गया, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। इन सभी की एफिशिएंसी क्या होगी, 60 से डिवाइड करोगे, 15 चौक 60 है, 3 बचा है, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन आपको एफिशिएंसी किसकी दे रखी है, निकास वाले पाइप की, यानी सी की एफिशिएंसी तो दे रखी है। आप यहां से बोलोगे सी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, तो यहां से 5 और 4 9, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। इनकी ओवरऑल कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, यानी सी की कितनी है, यहां से 6 है क्या, 9 में से 6 घटाओगे तभी तो 3 आएगी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। ये यूनिट है, ठीक है ना, ये यूनिट है। आपको एग्जैक्ट कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, इस 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, ये 1 मिनट में कितने लीटर खाली कर रहा है, 40 लीटर। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको 40 लीटर दे रखी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको 40 लीटर दे रखी है। आपसे टोटल कैपेसिटी पूछा है, तो कितनी यूनिट है यहाँ से, 15 चौक 60 और 6 18, 180 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी चाहिए आपको 180, तो आप क्या बोल दोगे, आप ये बोल दोगे कि 40 लीटर है, ये 40 लीटर है, ये 6 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, 180 यूनिट की वैल्यू। इतने यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे एग्जैक्ट, तो ये आएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करोगे, 6 तिया 18, 30 आ गया, और 4 तिया 12, यानी 1200 लीटर। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 1200 लीटर होगी, 1200 लीटर होगी। यहां पे हमने यूनिट में माना है, इसलिए हमारे पास सी की एफिशिएंसी है यूनिट में ही है, और इस 6 यूनिट की वैल्यू आपको एग्जैक्ट कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कर दोगे 40/6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40/6 है, 180 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। तो पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में तो एक ही तरीका लगाते हैं, एलसीएम वाला तरीका वही बेस्ट रहता है, वही तरीका आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक खोखला घन है जो कागज से बना हुआ है, जिसका वॉल्यूम है वो 512 है। देखो आपसे बोल दिया कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है वो 512 है। वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, साइड का क्यूब होता है। तो इसका देखो आप क्यूब करोगे, ये एक क्यूब इक्वल टू 512 है, यानी साइड कितनी होगी, इसका क्यूब रूट ही तो होगा। तो किसका ये क्यूब है, आप बोलोगे यहां से किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। क्लियर, सॉरी ये 8 का क्यूब है, 6 का तो 216 होता ना, 8 का कितना है, 512 है। ठीक है, तो साइड कितनी है, 8 है। आपसे बोला गया है कि क्यूब को बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज की आवश्यकता होगी, यहां से कितने स्क्वायर इकाई की, स्क्वायर यूनिट की। स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, यहां से कि इसका जो एरिया होगा वो पूछा गया है कि इसका कितना एरिया की आवश्यकता होगी, कितना कागज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी इसका एरिया बताना है, टोटल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तो 8 64, 64 इंटू 6 कर दोगे, यही हो जाएगा 360, और 360 में 24 और जोड़ दोगे, 360 में 24 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। क्लियर है यहां से। तो इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं करना था, आपसे बोला गया वॉल्यूम 512 है, साइड कितनी आ गई, 8 आ गई, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, 64 इंटू 6 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 384। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से क्या बोला है कि सोहन है वो क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पे एक चीनी बेचता है, कि जितना खरीदता है उतने भी बेचता है, लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है और इसलिए वह 28% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर वो 3.2 केजी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रखा होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, तो आपको देखो यहां से फ्रैक्शन से चलना है। ये 28% का प्रॉफिट हो रहा है, 28% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो यहां से हो जाएगा 7/25, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू। 28% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से फ्रैक्शन में, 7/25। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या है, 28% का मतलब क्या हो गया, 7/25, यानी 25 रुपए पर वो 7 रुपए कमा रहा है। 25 रुपए पर 7 रुपए कमा रहा है, यानी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो इसने क्या किया कि 25 रुपए की जगह 7 रुपए कमाया, 25 रुपए पर 7 रुपए कमाया, यानी 32 रुपए में बेचा होगा। 25 रुपए की चीज को 32 रुपए में बेचा होगा, तभी तो इसको 28% का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसने तो सेम कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, तो अगर सेम कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, इसका उल्टा कर देना, वो वेट का रेशियो आ जाएगा।
इसका उल्टा करोगे आप तो कितना जाएगा, 32:25। ये इनके वेट का रेशियो आ जाएगा कि 32 केजी की जगह उसने कितने केजी दिया, 25 केजी। तो बाट में यहां से खराब बाट का यूज करके क्या कर दिया उसने कि 32 केजी की जगह वह 25 केजी का दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपसे तो क्या बोला है कि 3.2 केजी अगर वो दे रखा है तो उसके बदले कितनी चीनी दे रखा होगा, तो यहां से रेशियो तो है, तो रेशियो को देखो मैं क्या बना दूं, 3.2 और 2.5 दोनों को 10-10 से डिवाइड कर दूं तो 3.2 और 2.5 आ जाएगा। यानी 3.2 केजी की जगह वो कितना केजी दे रहा है, 2.5 केजी दे रखा है, 2.5 केजी दे रखा है। 2.5 केजी को मैं ग्राम में क्या लिख सकता हूँ, ग्राम में पूछा है तो 2500 ग्राम। क्लियर है। तो आपको तो इसमें कुछ ही नहीं करना था, यहाँ से 28% है, 7/25, 25 से 32 है, उल्टा रेशियो हो गया 32 से 25, तो 32 की जगह वो 25 दे रखा होगा, या बोल दूं मैं 3.2 की जगह 2.5 दे रखा होगा, ठीक है। तो 2.5 केजी दे रखा होगा वो 3.2 केजी की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि एक निश्चित बिल पर 27% के डिस्काउंट है और 20% और 10% की ओवरऑल डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, उनके बीच का डिफरेंस 56 है, तो इनके बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल लास्ट क्लास में भी आया था, सेम इसी तरीके से क्या करना है, देखो इन दोनों का सक्सेसिव है, सक्सेसिव फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस बहुत सारे सवाल आते हैं और जितने भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक में हैं उनमें सब में यूज आएगा ये सक्सेसिव का। तो 20% और 10% का आप सक्सेसिव माइंड में निकाल दोगे तो 20 + 10 30, 30 में से दो घटा दोगे 28%। तो इनका जो ओवरऑल सक्सेसिव हो गया वो हो गया 28% और ये दे रखा है 27%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1%। 1% की वैल्यू आपको 56 दे रखी है, टोटल आपसे पूछा गया है टोटल धनराशि क्या है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 5600 होगी क्या, ये हो गया इसका आंसर। इसमें आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह मत लगाओ, इतना आप प्रैक्टिस कर लो कि सक्सेसिव के आप डायरेक्ट ही माइंड में कर सको 2 साल के लिए जो भी दे रखा हो। तो यहां से देखो मैंने क्या किया है, 20% और 10% फॉर्मूला लगाया है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने माइंड में लगा दिया है, तो यहां से 28% आ गया, दोनों के बीच का गैप 1% है, 1% की वैल्यू 56 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 5600 होगी। ये आंसर आ गया यहां से ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो ये तो सिंपल है, क्या करोगे देखो यहां से, ये आपके पास बन रहा है x - 1/3 और ये x + 1/3 बन रहा है, तो यहां से मैं बोल दूं x प्लस, एक तो प्लस में है एक माइनस में है, तो a + b a - b है, तो a² - b² होगा क्या, तो ये तो बन गया x² - 1/9 नीचे। ये एक बार माइनस में है ये प्लस में है, तो फिर से आपके पास फॉर्मूला बन गया a² - b² करोगे तो x² डिवाइडेड बाई 9 बन गया, यही तो बना आपके पास। क्लियर है। इसको देखो यहां से क्या लिखोगे, x² - 9x² - 1 आएगा यहां से, और ये 9x² - 1 है, तो 9x² - 1 से 9x² - 1 कट जाएगा और नीचे जो आएगा वो 1/9 ही बचेगा, यहाँ पे ये 1/9 बचेगा। इसी तरीके से x² - 9 है, यहाँ पे देखो 9 - x² है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ये 9 - x² बन जाएगा जो कट जाएगा इससे, और यहां से क्या बन जाएगा 1/9 बन जाएगा, 1/9 ये बन जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ से माइनस है, ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया, सब कुछ कट गया यहाँ से, यहाँ पे 9 है तो माइनस का 9, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 9 हो गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 9 हो गया, तो 9 का क्यूब हो गया 729, और ये माइनस में आएगा माइनस का 729, ये होगा इसका आंसर, माइनस का 729, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया है कि एक सूर्य का जो शीर्ष लंब है वो 45 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होता है, तो समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी बनती है, टावर की ऊंचाई बताना है। ये तो बहुत फेमस सवाल है और ये कई सालों से पूछा जा रहा है। क्या है यहां से देखो, आपसे ये बोला गया है कि अगर ये एक टावर है, ठीक है, यहां पे 45 डिग्री है, ये वैसे इस तरीके से है कि सूरज जब यहां पे था तब ये 45 डिग्री बन रहा था, इसकी छाया यहाँ पे बन रही थी, तो ये है, और जैसे ही सूरज यहाँ पे नीचे आया थोड़ा सा तो ये इसकी छाया यहाँ पे बन गई और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि जो इसकी छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी बनने लग गई, ये 40 मीटर अधिक लंबी बनने लग गई, ये जो लंबाई है वो 40 मीटर दे रखी है, और आपसे पूछा क्या गया है, खड़े एक टावर की छाया वो 40 मीटर अधिक लंबी बनती है, तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, ये ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई पूछा गया। तो मुझे बताइए ये 45 है ये h है, तो लास्ट क्लास में तो मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया इसका,
कि अगर ये एच है तो ये भी एच ही होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका जो बेस होगा वो इस हाइट का √3 गुना होगा, तो √3h होगा ये कंप्लीट, √3h होगा ये कंप्लीट। लेकिन आपको तो गिवन क्या है, ये वाली साइड दे रखी है, तो आप बोलोगे √3h माइनस एच है, √3h माइनस एच है, ये आपको 10 दे रखा है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1, और मैं इससे डिवाइड कर दूं तो 10 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे तो ऑप्शन इस तरीके से दे नहीं रखे, तो आप क्या कर दोगे, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर बन गया 10 √3 प्लस 1 और नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 3 माइनस ए करोगे 2, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, और यहां से √3 प्लस 1, 5 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1, ये होगा आपके पास आंसर। ये गलत हो गया क्या, यहां से क्या दे रखा था आपको, 40 दे रखा था ना, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 20 होगा, 40 दे रखा है तो 20 वाला आ जाएगा, 20 √3 प्लस 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 20 √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से क्या बोला गया है, एवरेज का सवाल है कि एक विद्यालय के 35 गैर शिक्षण नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्य सहित सभी 40 कर्मचारियों का एवरेज है वो 4000 है, यानी कि स्कूल में 5 तो टीचर हैं और 35 क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ है। इन सभी का एवरेज जो 40 कैंडिडेट हैं उन सभी का एवरेज है, सैलरी है 4000 है, यानी सबको 4-4 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है। यदि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन सदस्यों का एवरेज है वो 4200 है, तो आपसे पूछा गया है कि जो बाकी के स्टाफ बचे हुए हैं उनका एवरेज क्या होगा। क्लियर है, तो यहां पे आप एलिगेशन लगा दीजिए, क्या बोलोगे आप, देखो कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और एक आपके पास टीचिंग स्टाफ है, ये बोल दूं मैं यहाँ पे, तो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कितने हैं, यहां से आप बोलोगे 35 कैंडिडेट है, ये 35 कैंडिडेट है, बाकी के बच्चे कितने हैं, 5 है, यानी इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे यहां से 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 7 35, यानी 7:1 हो गया, ये हो गया आपके पास 7:1, 7:1 ये हो गया। और इनका एवरेज आपको क्या दे रखा है, ओवरऑल तो 4000 है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका एवरेज है वो 4200 है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 4200 है, और इनका हमें एवरेज निकालना है। ओवरऑल जो आपको दे रखे हैं वो 4000 दे रखे हैं, ये ओवरऑल एवरेज है वो 4000 दे रखे हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो देखो बेसिक तरीका है, ठीक है, कि आप यहां से डायरेक्ट इसी लैंग्वेज से आप बेसिक तरीका लगा दोगे, एक इक्वेशन बना दोगे कि 7 का कितना है, 42 है, तो 7 × 42, 7 × 4200 प्लस 1 के पास अक्स है तो अक्स, इन सभी का एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 8, ये कितना होना चाहिए, 8 × 4000 होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 8 करोगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था पूरा एवरेज निकालने का, 8 से डिवाइड करोगे, 8 उधर चला गया, 8 × 4000 हो गया, 8 चौक 32,000 हो गया, तो अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 32,000 में से आप घटा दो कितना, 7 चौक 28, 28 और 7 दूनी 14, 29,400, ये घटा दो 29,400, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 630, और ये हो जाएगा आपके पास 2600, ये आएगा यहाँ से, तो 2600 आ जाएगा अक्स की वैल्यू। अक्स का जो एवरेज होगा ना यहाँ पे टीचिंग स्टाफ का एवरेज होगा वो कितना होगा, 2600 होगा, ये आंसर आ जाएगा आपका डी। ये तो होगा बेसिक तरीका कि आप अक्स मान के कर सकते हो। दूसरा तरीका एलिगेशन से आप लगाओ, तो एलिगेशन देखो इसको तो भूल जाओ एक बार, जो रेशियो आएगा ना ये इनके नंबर्स का रेशियो आएगा, तो आप बोलोगे इनका डिफरेंस निकालोगे, वो कितना होगा, 4200 माइनस 4000 करोगे 200, तो ये किसका रेशियो है, इसी का तो रेशियो आएगा, 7:1 में तो आना चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, और यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी, क्या ये 1400 हो जाएगी, ज्यादा में से कम को घटाया तब यहाँ पे आया, यानी ये संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी इस बार, और ये संख्या कम होगी, तो 4000 में से 1400 घटा दोगे, तो 4000 में से 1400 घटाओगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2600 आ जाएगी। क्लियर है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से। क्लियर है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, ये बेसिक तरीका है, और ये वाला जो तरीका है ये पूरा प्रॉपर एलिगेशन वाला तरीका है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से क्या बोला है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई है वो 5 है, वाई जेड है सॉरी एक्स जेड है वो 7 है, और क्यू है वो वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है जो एक्स क्यू को
अक्स है वो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अक्स क्यू है यानी अक्स एंगल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा गया है कि वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो क्या होगा, यही रेशियो हो जाएगा 5:7। इसमें कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों होगा, एक आपको थ्योरम पता होगी कि एक ट्राइंगल है, अगर एक्स वाई जेड और अक्स का एंगल बाइसेक्टर इससे सामने वाले साइड को मान लीजिए क्यू पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो रेशियो होगा वाई क्यू और क्यू जेड का जो रेशियो होगा इन साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो ये आपको दे रखा है 5 है, ये 7 है, तो सेम रेशियो होगा 5:7। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और फिक्स है, यहां से एक सवाल बनेगा। इस कंसेप्ट से यहां से एक सवाल बनता ही बनता है। आपको यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू दे दे आपसे, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, ये दे दिया जाएगा आपको, ये न पूछ के डायरेक्ट आपसे ये बोल दिया जाए कि 24 सेंटीमीटर ये साइड है, और आपसे पूछ लिया जाए वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो आप बता सकते हो 24 को 5:7 में डिवाइड करके। तो जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, 5 7 12, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो यहां से हो गई 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्यू और जेड। इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं पहले भी, कई एग्जाम में पूछे गए, एसएससी के एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करता है, जो रेशियो होगा वो सेम जो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उनके रेशियो में होगा। यहाँ पे 5:7 है तो ये 5:7 में ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, यदि एक तिर्यक क्षैतिज रेखा है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एंड द different between two interior angle on the same side of the transversal is 40 degree, then find the smallest angle among the interior angle। आपसे क्या बोला गया है कि दो पैरेलल लाइन है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है और इसमें सेम साइड में बनने वाले जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मान लीजिए, या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल मान लीजिए, दोनों में से कोई भी मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 40 डिग्री दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री बोला गया है और आपसे पूछा गया है इनमें जो छोटा एंगल है वो कौन सा होगा, छोटा ये होगा बड़ा ये होगा। तो ये छोटा वाला एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, इसमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता हो, पॉइंट पता हो, पॉइंट क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है हमेशा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों होता है एक बार वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है तो इसी लाइन पे यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा ही होगा क्या। और इन दोनों का सम आप करके देख लीजिए, थीटा से थीटा कट गया और 180 डिग्री आ गया। यानी हमेशा इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। लेकिन आपसे तो क्या बोला गया है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 40 है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 40 है। तो आप क्या कर दो, 180 में से 40 घटा दो, 140 बचा। 140 को 2 बराबर भागों में बांट दो, यानी 70 70। तो एक जो होगा वो 70 से 40 ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे एक जो एंगल होगा वो 70 होगा और दूसरा वाला एंगल होगा वो 130, यहां से 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। तो छोटा वाला एंगल आपसे पूछा गया है, छोटा वाला एंगल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई बेसिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास ए माइनस बी है वो 40 डिग्री दे रखा है, ये तो छोटा एंगल है ना, तो बी माइनस ए है वो 40 डिग्री दे रखा है, और ए प्लस बी है वो आपको दे रखा है 180 डिग्री। यहां से आप सोल्व कर लो और ए की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ए की वैल्यू निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, यहां से छोटा वाला एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से तो एक चीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस ये चीज निकाल दो। 180 है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 40 है, तो एक 70 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। छोटा वाला एंगल 70 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि रीचा के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो 2:1 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो 2:1, 2:1 है। तो मुझे बताइए इनकम क्या होगी, इनकम हो जाएगी 2 + 1 3, तो रेशियो आ गया 3:2:1। अब आपसे बोला गया है कि यदि उसकी इनकम में और एक्सपेंडिचर में 20% और 15% के इंक्रीज होता है, बढ़ती हैं, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप देखो इस तरीके से कर लो, आप इसमें पॉइंट वगैरह ना करके, ठीक है, ये इस तरीके से पॉइंट में आ जाएगा। अगर आप 20% निकालोगे या 10% निकालोगे तो आप क्या कर दो, इसको यहां से 300 मान लो, इसको 200 मान लो, इसको 100 मान लो। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, ये 300 हो गई, 200 हो गई, 100 हो गई। इनकम कितनी बढ़ी यहां से, ओवरऑल देखेंगे हम, यहाँ पे पूरा बढ़ा के नहीं देखेंगे कि इनकम इतनी हो गई।
आप ये बोल दो कि इनकम में कितना बढ़ा 20%, यानी जो 300 थी उसमें बढ़ी कितनी इनकम, 20% ही तो बढ़ी, यानी 60 रुपए बढ़ गई। इनकम 60 रुपए बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ गया 15%, तो खर्चा बढ़ गया 30 रुपए, पहले से 30 रुपए ज्यादा बढ़ गया। इनकम 60 रुपए बढ़ी और खर्चा भी 30 रुपए ज्यादा बढ़ गया। ओवरऑल उसको जो सेविंग बची हैं वो कितनी बच गई, यहां से आप बोलोगे 30 रुपए बच गई। इनकम 60 रुपए, एक्सपेंडिचर भी 30 रुपए बढ़ा, तो ओवरऑल जो सेविंग बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 30 रुपए बढ़ी है। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे कि 100 रुपए में कितनी बढ़ी है, 30 बढ़ी है, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 30% ही बढ़ गया, आंसर हो गया। अगर कोई बेसिक बच्चा है वो क्या करेगा इसी क्वेश्चंस को, वो बोलेगा यहां से 60 रुपए बढ़ी है तो 360 रुपए इनकम को करेगा, एक्सपेंडिचर 30 रुपए बढ़ा है तो 230 रुपए करेगा, और फिर बोलेगा कि अब जो इनकम है वो 360 है, अब जो एक्सपेंडिचर है वो 230 है, और जो सेविंग होगी वो आपके पास 130 रुपए बच गई। ये सेविंग है 130 हो गई। अब फिर चेक करेगा यहां से कि 100 से कितना हो गया, 30 हो गया, और फिर चेक करेगा 100 माइनस 130 में से 30, 130 में से 100 घटाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, इस तरीके से करके और फिर 30% आंसर देगा, और इसी में आपका टाइम डबल हो जाएगा। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ज्यादा नहीं लगाना आपको, और वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। अगर बेसिक से करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, इसी क्वेश्चन को आपने दो डबल टाइम में कर लिया, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट टाइम में करोगे तो ये आपका 10 सेकंड 15 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, टाइम बचाना आपको एग्जाम में, इसीलिए हम प्रैक्टिस बेस स्टार्ट किए हैं ये, कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सको, और मैं एग्जाम वही आपको जो अप्रोच बताऊंगा वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लगानी है। ठीक है, बस ये अप्रोच यहां से सीख लो, और प्रैक्टिस आपको जब आप टेस्ट दे रहे हो तब इनको अप्लाई करना, आपको रियल में पता चल जाएगा कि इनका जो सॉल्यूशन का मेथड है वो यही होगा, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा, आप चाहे कितने भी तरीके लगा लेना। ठीक है ना, देखो यहां से एक नाव है वो धारा की प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, अप स्ट्रीम में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है, यानी स्पीड देती है यहां से, तो एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम, ये नाव, ये जो बोट की स्पीड हो गई, ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई। मैं हमेशा मानूंगा यहाँ से बोट एंड स्ट्रीम में अक्स को बोट की स्ट्रीम जो स्पीड है और वाई है वो स्ट्रीम की स्पीड है। अगर अप स्ट्रीम है तो अक्स माइनस वाई होगा, अगर डाउन स्ट्रीम है तो अक्स प्लस वाई होगी इनकी स्पीड। तो इनकी स्पीड आपको क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 3/1 यानी 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इसकी अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, पहली क्वेश्चन हो गई। इनकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो आपके पास 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो इनकी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी। वो क्या दे रखी है आपको कि 1 किलोमीटर चलता है कितने में, 12 मिनट में, ये तो मिनट में दे रखा है, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मिनट को आप क्या कर दोगे यहां से घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो 12×5 = 60 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, नाव की स्पीड चाहिए, नाव की स्पीड निकालनी है, तो क्या कर दोगे इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, अक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई बोट की स्पीड। और इसी बोट की स्पीड से आपको 6 किलोमीटर चलना है, तो यहां से कितना टाइम लगेगा आपको, आप बोलोगे 6 किलोमीटर चलना है 4 की स्पीड से, तो इसको आपको लग जाएंगे यहां से 1.5 घंटा। ठीक है, 3/2 हो गया, यानी 1.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटे में क्या लिख सकता हूं, 1 घंटा और 30 मिनट लिख सकता हूं क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां से। एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का उनके मासिक वेतन के अनुसार बंटन है, वो औसत वेतन है वो आपको दे रखा है 4500 प्रति माह दर्शाता है। यदि माध्यिका है वो 4900 रुपए पाया गया है, और आपसे पूछा गया है बहुलक क्या होगा। देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना है 4900 है, और मोड पूछा है, तो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, यहां से सवाल बनता ही बनता है, और ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा, मीन दे रखा होगा, इन तीनों में से 2 वेरिएबल दे रखा होगा, और तीसरी वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो यहां से क्या पूछा गया है आपसे, देखो मोड पूछा गया है, और यहां से मीडियन दे रखा है 3 इंटू मीडियन आपके पास 4900 है, और मीन कितना है 4500 है। ठीक है, 4500 है, तो मुझे बताइए कितना जाएगा यहां से, आप बोलोगे
ये हो गया 5 या 15 यानी 147, 147, 14,700, इसमें से आप घटा दोगे 9,000, तो 14,700 में से 9,000 घटाओगे तो यहां से आपके पास बच जाएगा कितना, 5700 बच जाएगा, और यही क्या आ जाएगा, इसका मोड आ जाएगा 5700, आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा यहां से। ये फॉर्मूला यहां पे ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज, पहले 8 गुणज आपको बताना है 6 के, तो देखो पहली संख्या 6 होगी, फिर दूसरी क्या होगी 12 होगी, फिर 18 होगी, इस तरीके से जो छठी होगी, जो 8वीं संख्या होगी तो वो कितनी होगी, 48 होगी क्या, पहली संख्या दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से 8 मल्टीपल बताना है, तो 8वां मल्टीपल क्या होगा, 48 होगा, और एवरेज क्या होगा, हमेशा ये इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, सेम है, 6 सबका डिफरेंस 6 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, हमेशा जब डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, आंसर आ जाएगा 48, और 6 जोड़ोगे 54, 54 का आधा कर दोगे 27, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो यहां से फिर से प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सुदर्शन और अब्राहिम हैं, वो 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। सुदर्शन के चयन की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, जबकि इब्राहिम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। आपसे पूछा गया है उनमें से किसी के भी चयनित न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों ही चयन ना हो, दोनों ही सिलेक्शन, दोनों का सिलेक्शन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो देखो दोनों के ही नहीं, मतलब दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तब कैसे यहां से, तो सबसे पहले इनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3, तो ये हो गई 2/3, तो पहले वाले के सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। इब्राहिम के न सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, ये होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो 1 - 1/5 करोगे तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, ये हो गई। और दोनों के अगर कॉमन निकालनी है कि दोनों का ही सिलेक्शन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8/15, 8/15 आ जाएगा दोनों के न होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखो यहां से एज रिलेटेड सवाल है। एज रिलेटेड जब भी आपको सवाल दिखे तो आप कभी भी उनको बेसिक से मत करना, क्योंकि आप बेसिक से करोगे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सोल्व करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत इजी रहता है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। देखो यहां से क्या बोला गया है, बस आपको रेशियो का कंसेप्ट पता होना चाहिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 10 साल पहले जो फादर की एज है वो सन की एज की 3 गुना थी, यानी सन की एज अगर 1 थी तो फादर की एज क्या थी, 3 थी, 3:1 हो गया। ये 10 साल पहले का है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है कि पिता की आयु 10 वर्ष बाद में, यानी कुछ यहां पे जो वर्तमान एज है, प्रेजेंट एज कुछ होगी, इससे 10 साल पहले की आपको दे रखा है रेशो, इससे 10 साल बाद का दे रखा है, ये 10 साल बाद का है, ये 10 साल पहले का है। ये आपको दे रखा क्या है कि पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 2 गुना होगी, तो यहां से पुत्र की आयु अगर 1 है तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2:1 हो गए। क्लियर है। ये रेशियो आपको दे दिया, एक रेशियो है 10 साल पहले का, एक रेशियो है 10 साल बाद का, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 साल का डिफरेंस हो गया क्या, प्रेजेंट से पहले 10 साल, प्रेजेंट के बाद में 10 साल, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का है। तो जब भी रेशियो दे रखा हो इनके बीच में गैप समान कर दो, इनके बीच में गैप समान होना चाहिए। देखो 3 से 2 है, 1 का डिफरेंस आया, 1 के बीच में दोनों में डिफरेंस 0 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आप कैसे करोगे डिफरेंस सेम करने के लिए, इसका जो डिफरेंस देखोगे 2 - 1, 1 का डिफरेंस है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इनका जो डिफरेंस है वो इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 - 2, ये 2 का डिफरेंस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहां से आप जैसे ही रेशियो निकालोगे ये क्या बन जाएगा, 3:1, और ये बन गया आपके पास 4:2। जैसे आप देखोगे, देखो यहां से डिफरेंस 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 यूनिट बढ़ रही है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इनके बीच में 20 साल का गैप है, तो इस साल इन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 20 साल है, तो आपसे पूछा क्या गया है वो आप बता सकते हो क्या, तो आपसे पूछा गया, देखो 10 साल पहले फादर की एज होगी वो कितनी होगी, 60 साल, और यहां से सन की एज होगी वो कितनी होगी, 20 साल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा गया है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु क्या होगी, ये तो 10 साल पहले की है, तो 10 साल बाद में क्या होगी, ये 70 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ये 70 और ये 30, तो 70-30 का रेशियो कितना आ गया, 7:3 का रेशियो आ गया, ये हो गया। अगर आप इस तरीके से ना निकालो तो यहां से भी निकाल सकते हो कि 10 साल बाद, प्रेजेंट के 10 साल बाद में 80 साल का होगा,
और ये 40 साल का होगा। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 10 साल पहले प्रेजेंट होगा, तो ये 70 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। 70-30 का रेशियो 7-3 का रेशियो आ गया, ये होगा आंसर। इसको बेसिक से मत करना कभी भी, बेसिक कर जाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे क्वेश्चन को और टाइम लग जाएगा आपका 1 से 2 मिनट। एग्जाम में कभी भी ध्यान रखना एसएससी में कि 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड से अगर क्वेश्चन ज्यादा चला गया, मान लेना पूरी साल आपकी बर्बाद हो गई। अगर इस तरीके के 2-3 सवाल भी हो गए ना जिसमें आपने 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगा दिए, तो फिर आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं, और टाइम नहीं बचेगा तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। ध्यान रखना हमेशा, कभी भी आप प्रैक्टिस करो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए सॉल्यूशन, वही होगी बेस्ट अप्रोच। अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा मत लगाना, नहीं तो 1 साल खराब हो जाएगी आपकी। कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात है वो 3:4 है, एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात। अब देखो इनके प्राइस है वो 3 है, यानी चाय 3 रुपए, ये 4 रुपए की है। 3 रुपए वाली चाय है वो 4 kg पी रहे हैं, ये 7 kg पी रहे हैं। मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी होगी, एग्जामिनर कुछ भी दे दे आपको अपने लैंग्वेज में समझना होगा। इनका मूल्य दे रखा है भाई, ये 3 रुपए की है, ये 4 रुपए की है, या बोल दो मैं जैसे ये 3 रुपए हैं, ये 4 रुपए की हो गई, ये किलो के भाव से बोल दें 3 रुपए किलो, ये 4 रुपए किलो। ये 4 kg पी रहे हैं और ये 7 kg पी रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं, तो 3 रुपए के हैं जो 4 kg हैं उनका प्राइस तो कितना हो गया 12 रुपए, और यहाँ से 7 चौक 28 रुपए हो गया। तो इनका रेशियो तो पूछा है 12:28 रेशियो निकाल दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 से तो नहीं चला जाएगा, 4 से जाएगा, 4 तिया 12 और 4 7 28, 3:7 आ जाएगा आंसर, 3:7 आ जाएगा। एक लंब प्रिज्म का आधार है। अब ये देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है जिसका बेस और हाइट का जो सेम शेप में हो। जैसे मैं बोल दूं यहां से इस तरीके से स्क्वायर का बना हो जिसका बेस ये है, तो ये ऊपर से भी सेम शेप का ही होगा, ठीक है, ये इसी तरीके का होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये स्क्वायर की तरह ही बन जाएगा आपका। अब ये बनेगा कैसे, ठीक है, ये कुछ बनाना नहीं आ रहा मेरे को, ये इस तरीके से बनेगा, फिर ऊपर भी सेम शेप रहेगी और नीचे भी सेम शेप रहेगी। कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, स्क्वायर बन गया यहां से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा इसके, यानी बेस और जो हाइट में जो शेप होगी ना वो सेम होगी। ये एक तरीके से प्रिज्म है, ठीक है। ये भी क्या होता है एक तरीका, ये भी प्रिज्म है, ऊपर और नीचे दोनों सेम शेप होनी चाहिए, ये भी प्रिज्म है। अगर ट्राइंगल का बनाना चाहो तो ये ट्राइंगल का बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, जिनका बेस क्या हो, बेस और हाइट वाला है वो सेम होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए। ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। जैसे यहाँ पे और क्या होता है, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप बना दो, जैसे मैं 5 यहां से 6 का बना दो, अष्टभुज भी बना दो, ये भी प्रिज्म ही होता है। अगर जैसे मान लीजिए नीचे वाला षटभुज है, हेक्सागोन है, और ये भी हेक्सागोन है, तो आप यहां से इस तरीके से ये वाला बना दोगे, ये भी क्या होगा यहां से, ये भी आपका प्रिज्म ही होगा। ये सभी प्रिज्म ही होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि लंब प्रिज्म है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक ट्राइंगल दे रखा है, समबाहुज है। तो ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। ये हो गया आपके पास, ये बेस है इसका, ठीक है, और ये इसकी, ये हो गया ऊपर वाला बेस, इस तरीके का है। आपसे क्या बोला है, जिसके प्रत्येक साइड है वो 4-4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यदि पार्श्व, आपसे बोला लेटरल सरफेस एरिया है वो 120 है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी प्रिज्म होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर, इनमें देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए बस मेंसुरेशन में, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये होता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। और जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया, बेस का एरिया, इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम आ जाता है। इसमें दोनों फॉर्मूले काम आ रहे हैं। देखो क्या बोला गया है कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 120 है और साइड आपको दे ही रखी है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया आपके पास, ये 12 हो गया क्या, तो 12 इंटू एच है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट है, ये आपको दे रखा है 120, तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास इसकी हाइट आ गई। और आपसे पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या होगा
यहाँ से बेस है क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। बस फॉर्मूले आप याद रख लो, 3/4 भुजा स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर क्या है, साइड तो आपके पास कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 चौक 16, इनको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट आपके पास है 10, और यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 4, तो ये 4 और 10 है 40 बन जाएगा, और 40√3 इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, 40√3 ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये सब प्रिज्म ही है, ठीक है ना। इनको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है, जैसे सिलेंडर बोल दिया, इसको क्यूब बोल दिया, इसको यहां से हेक्सागोन वाला बोल दिया, और ये भी क्या है, ये तो प्रिज्म है ही, वैसे भी ट्राइंगल का प्रिज्म है। इसका बेस एरिया और जो हाइट का जो एरिया है, शेप है, वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना, इक्वल शेप में होने चाहिए पूरा का पूरा। वही क्या होता है, प्रिज्म होता है। और जो पिरामिड होता है ना, जो पिरामिड होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे त्रिकोण टाइप का बनता है, ऊपर तिकोना बनेगा वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिरामिड बोलते हैं। और ये होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म में ध्यान रखना, ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 2 फॉर्मूले से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन है वो इतने इस तरीके से है, इनकी मीडियन बतानी है। मीडियन क्या होती है, देखो माध्य अगर निकालना हो तो सभी को जोड़ के नंबर्स कितने हैं टोटल उनसे डिवाइड कर दोगे। मीडियन अगर निकालना है तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, यहां से 7, 16, 121, 51, 101, 81, 1, 16, 9, 11, 16। तो सबसे छोटी संख्या 1 है। फिर इसके बाद में कौन सी है, आप बोलोगे 9 है। इसके बाद में 7, पहले 7 है, 1 हो गई, 7 हो गया, फिर 9 हो गया, तो ये हो गया, 1 हो गया, 7 भी हो गई। फिर इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 11 और 16, तो आप बोलोगे 11, फिर 16, 16 2 बार है तो 2 बार लिखोगे, ठीक है, 11 16 भी हो गई। फिर 51 81, 51 81 और 51 81, 101 और 121, ये टोटल नंबर्स हो गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के जो बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली इनके बीच में जो संख्या आएगी वो क्या होगा, इनका एवरेज होगा। अगर संख्या इवन है, अगर संख्या इवन है, ध्यान रखना यहां से मीडियन निकाल रहे हो तो, अगर संख्या इवन है तो आप जो इवन एन बोल देता हूं कि इवन जो है तो एन है। अगर एन है वो इवन है तो हमेशा क्या होगा कि जो एन संख्याएं हैं उनके बीच वाली संख्या आप निकालोगे। जैसे यहाँ पे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, तो 10 का डिवाइड करोगे 5, तो 5वें नंबर पे कौन सी है, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे है। 5वीं और 6ठी संख्या का एवरेज निकालोगे कैसे, तो आप बोल लोगे फॉर्मूला जो होगा ना वो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, इसका क्या कर दोगे, एवरेज निकाल दोगे, वो होगा मीडियन। जो बीच वाली संख्या है उसके जस्ट बाद वाली संख्या है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। अगर ओड होगी तो, अगर ओड होगी, जैसे मान लीजिए 121 को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी क्या, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 और इधर से 3, यहाँ से 4 कर दो, इधर से 4 होगी, ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, तो n/2 ही हो जाएगी। यहाँ से जो n/2 वाली संख्या है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है ना। ओड इवन का ध्यान रखना, तो यहाँ पे इवन है तो बीच वाली संख्या आप तो देख लो, 10 है तो 10 यानी 5वें नंबर पे कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये 5वें हैं, और 6ठे नंबर पे कौन सी है, 16। इन दोनों का एवरेज बता लो, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 16 16 32, 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 ही हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 ही हो जाएगा। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की राशि है वो कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। ये तो सिंपल सवाल है कि 2500 रुपए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट आपको दे रखा है, तो ब्याज कितना हो गया 2500 से 4100 में, तो आप बोलोगे 1600 रुपए का ब्याज हो गया। 1600 रुपए का ब्याज हो गया किस पे, 2500 रुपए पे, कितने परसेंट से, 16% से इंटू 100। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां से, ठीक है ना, मैं कभी फॉर्मूला यूज करता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि 1600 रुपए का ब्याज मिला किस पे, 2500 रुपए पे, किस रेट से, इस रेट से इंटू 100 कर। और ये अब फॉर्मूला आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये 100 कर दिया गया। तो फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना, डायरेक्ट इस तरीके से लिखते हैं। सोल्व करोगे, 16 से 16 चला गया, 0 से 0 चला गया, 25 से डिवाइड करोगे 4% आ गया, आंसर हो गया। एक लंब आयताकार डिब्बे की माप है वो 1.6 मीटर 90 सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे 160 इंटू 90 इंटू, और एक कौन कौन सा दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है।
6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर में दे रखा है। ठीक है, आयामों वाले साबुन के केकों को अगर डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना है कि डिब्बे में कोई खाली जगह ना बचे, तो डिब्बे में कितने केक पैक हो जाएंगे। तो यहां से ये वॉल्यूम है, इसको इन सभी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। छोटे वाले जो साबुन है एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम को, तो ये तो टोटल वॉल्यूम आ गया। इसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 40, ये 40 माइक्रोमीटर है, 40 माइक्रोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर में कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो जैसे ही माइक्रोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0 हट जाएगा, यानी 10 से डिवाइड करोगे ना, तो जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हट जाएगा आपके पास, 4 ही आ जाएगा। 40 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहां से बोलोगे देखो 6 पंजे 30, तो 30 से डिवाइड करोगे 30 दूनी 60, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे 80, और यहां से 8 नाम 72 और डबल जीरो है आपके पास। तो कितने साबुन आ जाएंगे, 7200 साबुन आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। 7,786 रुपए की धनराशि है एबीसी के बीच में बांटा गया है। ए की धनराशि और बी की धनराशि का अनुपात है वो ये है, और बी और सी का रेशियो इतना है। तो आपको बताना है बी को होने वाली धनराशि क्या है। देखो ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है। ओवरऑल आपको रेशियो पता होना चाहिए। अगर बांटना है तीनों के बीच में, ओवरऑल रेशियो आप बताओगे। ओवरऑल रेशियो क्या होगा, देखो 3 4 है और यहाँ पे दे रखा है 12 13 का रेशियो है। यहाँ पे बी तो कॉमन है ना दोनों में, तो बी को सेम बना दो। तो बी सेम कब होगा, यहाँ पे मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 12 बन गया तो ये 12 बन गया। इसका मतलब ए कितना है, 9 है, बी 12 है, और सी कितना होगा, 13 होगा। ये ओवरऑल रेशियो आ गया। इसको बांटना है 7,786 रुपए को बांटना है इस रेशियो में, और बी का हमें निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 12 24 25, 25 और 9 जोड़ोगे तो यहां से बन जाएगा 34, और बी की वैल्यू पूछा है तो 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा यहां से 6 दूनी 12 और 7 दूना 34। सोल्व करोगे 7 51, 17 चौक 68, 68 और बचेगा आपके पास 96। ये 96 98 हो गया। 17 85, तो 5 बार चला गया 85, 13 बचेगा, 17 6 102, 17 7 19, 17 136। 458 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना बनेगा, देखो 2400 तो 1 बनेगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 400 से, 2400 तो 1 बनेगा, आंसर जो आएगा 2400 से ज्यादा आएगा। फिर 6 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 बनेगा, 2400 और 300 2700 बन गया। फिर ऑप्शन किसका दे रहा है, 2700 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है 2700 के आसपास, और 6 7 42, 6 8 48, 2748 आंसर आ गया। एक आदमी ने 2 अलग अलग अवलोकन बिंदुओं P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर बिजली के खंभे के शीर्ष का अवलोकन किया है। यदि P और Q के बीच की डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। अब देखो हिंदी में इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दे रखी होती है ना, लेकिन पता नहीं हिंदी मीडियम वाले कैसे समझते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ। ठीक है, समझ में आता है बहुत अच्छे तरीके से। एक आदमी ने 2 अलग अलग अवलोकन बिंदुओं से, अब देखो यहां से इंग्लिश वाले तो अच्छे तरीके से समझ में जाते हैं। यहां से क्या बोला गया है कि एक टावर है, इसमें 2 अवलोकन बिंदु हैं, 2 पॉइंट है P और Q है। आप तो इस तरीके से बोल दो कि P और Q से एक तो 30 डिग्री का बन रहा है, एक 60 डिग्री का अवलोकन बन रहा है, और P और Q के बीच में डिस्टेंस 10 है। तो यहां से एक तो ये हो गया 60 डिग्री का, पास वाला 60 होगा, और दूर वाला क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको 10 मीटर दे रखी है, और ये हाइट आपसे पूछी गई है, ये हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक है, एक तो तरीका यहां से देखो, यहां से क्या बोलोगे, ये h/√3 है, ये h/√3 है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था 60 डिग्री के पास वाली क्या होगी, इसका 1/√3, और यहां से 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के पास में क्या होगी, √3h होगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 दे रखा है, तो आप बोलोगे √3h माइनस h/√3 है, इसका डिफरेंस आपको 10 दे रखा है। सोल्व करोगे 2h/√3, 2h/√3 है, ये आपके पास 10 है, h की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3 आ गई। आंसर हो गया 5√3। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ से कि ये वाले साइड कभी भी पूछ सकता है आपको, हाइट दे रखी होगी और ये वाली डिस्टेंस पूछ सकता है कब, जब 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखे होंगे,
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हाइट और यहां से इनमें ये वाली डिस्टेंस पूछी जाए और 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा हो, तो ये जो डिस्टेंस होगी, अक्स का मान मैं बोल देता हूं, अक्स बोल देता हूं उसको, तो जो अक्स होगा ना वो 2h/√3 होगा, 2h/√3 होगा, ध्यान रखना यहां से। और ये 2h/√3 की वैल्यू 10 है, आप डायरेक्ट पुट कर देते 2h/√3 इक्वल टू 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3 आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मानने और यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट काम चल जाता और इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो। याद नहीं रहता है तो फिर ये वाला तरीका तो आप लगाओगे। ए है वो बी को 33% के लाभ पे घड़ी बेचता है, बी उसे 20% की हानि पर सी को बेच देता है, और सी है वो 532 रुपए का भुगतान करता है। आपसे पूछा गया है कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं बिल्कुल पहला तरीका बताता हूं जो आपको एग्जाम में लगाना है। एग्जाम में आप एक लाइन में कैसे लिखोगे, क्योंकि यहां से देखो क्या बोला है कि ए के बारे में पूछा गया है, तो ए का हमें नहीं पता ए का कॉस्ट प्राइस क्या है। ए ने क्या किया, बी को बेचा है 33% के प्रॉफिट पे। अगर ये फ्रैक्शन में होता तो फ्रैक्शन निकाल देते, लेकिन फ्रैक्शन तो है ही नहीं। फ्रैक्शन का मतलब 33/100, यानी 100 रुपए की चीज को उसने 33 रुपए ज्यादा में बेची, यानी 133 रुपए में बेच दिया बी को। अब ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर बी ने क्या कर दिया, इसको 20% के लॉस पे बेच दिया। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचा है तो 4 रुपए में बेचा है। तो ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और सी ने कितने रुपए में खरीदा, ये इसको खरीदा है 532 रुपए में। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 133 चौका ये होता है 532, और यहां से ए की वैल्यू आ गई 500। ये हो गया इसका आंसर एक लाइन में। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 33% का मतलब 33/100, यानी 100 रुपए की चीज को उसने 33 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो 133 में। फिर बी ने क्या कर दिया, इसको 20% लॉस पे बेच दिया, यानी 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दिया। ओवरऑल आप देखोगे तो यहां से आप सोल्व कर दोगे कितना, देखो ये 500 हो गया, और यहां से 33 चौका करोगे 13 चौक 52, और ये 532 हो गया। ये तो 532 की दे ही रखा है कि 532 रुपए में खरीदा उसने, तो शुरू वाले कितनी है कॉस्ट प्राइस, 500 ही है, 500 आ जाएगा इसका आंसर। ये दूसरा तरीका हो गया। और कौन सा तरीका लगा सकते हो इसमें, तीसरा तरीका सक्सेसिव वाला लगा सकते हो फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया था सक्सेसिव इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव लगा सकते हो कि 33% पहले बढ़ाया गया, 20% कम किया गया, ओवरऑल कितना आना चाहिए, ओवरऑल जो हो गया आपके पास, तो आप बोलोगे 33 बढ़ाया गया, 20 कम कर दिया गया, तो माइनस 33 × 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया आपके पास 13 माइनस 20×5 100, और यहां से, या फिर आप 33/66 कर दो ना, ये होगा, तो 6.60% हो गया। ठीक है, 33 में से 6.6 घटा दोगे, 7 घटा दो, तो ये आपके पास बच जाएगा 6.4% हो जाएगा। क्या 0.4 7 6 13, तो ओवरऑल है वो 6.5% बढ़ा है। तो यहां से बोलोगे कि 532 रुपए है, वो किसकी वैल्यू हो गई, 6.4% बढ़ा है, यानी 100 रुपए से 6.4 बढ़ गया, 106.4 की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, यहां से एक का पूछा गया ना, तो ओवरऑल कितना हुआ, ये हो गया। सोल्व करोगे यहां से, तो ये देखो कितनी बार चला गया, यहां से पॉइंट हट जाएगा, ये हो गया 0। ये 2 बार चला गया, यहां से 2 बार चला गया, 2 से 5 डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आप क्वेश्चंस को लेंथी खुद बनाते हो अलग अलग तरीके लगा के, और मैं यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ। ये देखो लेंथी बन गया, ये लेंथी थोड़ा सा बन जाएगा, ये वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है ना। इसको एक बेसिक तरीका और भी है कि आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका हम बात नहीं करेंगे। एक पुत्र और पिता की आयु का योग है वो 52 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब इस टाइप के सवाल को तो आप ऑप्शन से कर सकते हो बिना कुछ सोल्व किए। कैसे, आपसे क्या बोला है, दोनों का सम है वो 52 है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, इनके सन की एज है। ठीक है ना। तो अगर सन की एज क्या है, ये 10 है, तो मुझे बताओ पिता की आयु क्या होगी। सन की एज अगर ये है, बेटे की उम्र ये है, तो फादर की एज क्या होगी, 52 है टोटल सम, तो ये 42 होगा क्या। ये अगर 9 है तो ये क्या होगा, 43 होगा क्या। जो फादर की एज है वो 43 होगी। ये अगर 8 है तो ये 44 होगी क्या। ये अगर 12 है तो ये क्या होगी भैया, कितनी हो जाएगी, 40 होगी क्या। तभी इनका सम क्या होगा, 52 होगा। बिल्कुल सही है। अब एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ से कि 4 वर्ष बाद में पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुना हो जानी चाहिए। तो आप बस यही चेक करोगे, ये कंडीशन लगा के चेक कर लो, सेटिस्फाई करवा दो कि 4 साल बाद में
जो पिता की आयु है वो बेटे की आयु की 4 गुना हो जानी चाहिए। ठीक है, पिता की आयु है वो बेटे की आयु की 4 गुना होनी चाहिए। तो ये कितना होगा, 14 साल का होगा, तो ये कितना होगा 46 साल का। तो 14 चौक 46 होता है क्या, नहीं होता। ये 4 साल बाद में 13 का होगा, ये 4 साल बाद में 47 का होगा, तो ये भी नहीं होगा, 4 गुना नहीं है। ये 4 साल बाद में 12 का होगा, ये 4 साल बाद में 48 का होगा। ये क्या है, 12 का 4 गुना है क्या, बिल्कुल 12 का 4 गुना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आप चेक कर लीजिए, ये 16 है, ये 44 है, ये भी नहीं है 4 गुना। एक ही ऑप्शन है ये इसका 4 गुना है, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया बेसिक इसका ऑप्शन वाला तरीका। ठीक है, दूसरा वाला तरीका यहां से जो बेसिक आपको लगाना है, तो आपसे बोला क्या है, आप बोलोगे सन प्लस फादर है, इनका सम है वो 52 है। 4 साल बाद में, तो 4 साल बाद में सन की एज है वो ये होगी, और फादर की एज है 4 साल बाद में ये होगी, और जो फादर की एज है वो सन की एज का कितना है, 4 गुना है। ये वाली दूसरी कंडीशन हो गई। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन से इक्वेशन बनाओ और यहां से सोल्व करो, और फादर और एज की, सन की एज निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, 343 का क्यूब रूट, 343 का क्यूब रूट होता है 7, और यहाँ पे इसका क्यूब भी दे रखा है, तो इस क्यूब से तो ये कट गया, तो 7 ही आ गया यहाँ से। ये इसका क्यूब रूट है, तो ये हो गया आपके पास 6, इसके क्यूब से ये वाला क्यूब रूट हट गया, तो 6 6 7 42, आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ जाएगा। एक ट्राइंगल के दो कोणों का योग है वो 3:7 है। यदि इन दोनों मापों का योग है वो तीसरे कोण की माप के बराबर है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। क्या बोला है, देखो आपसे कि ट्राइंगल के दो एंगल का रेशियो आपको दे रखा है 3:7। ठीक है, यदि इन दोनों मापों का योग है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो तीसरे वाले एंगल के बराबर है, यानी दो का जो सम है, दो एंगल का सम है वो तीसरे वाले एंगल के समान है। अब एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। यानी आप क्या बोलोगे, यानी ये तीसरा जो एंगल है वो 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होगा। बराबर बराबर हो जाएगा, आधा आधा अगर कर दूं तो भाई ये 90 है, तो ये दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 90 90। ठीक है, ये होना चाहिए। और इनका यानी 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। छोटा वाला एंगल पूछा है तो 27 आ गई आंसर, बिना कुछ किए। ये तो हो गया थॉट प्रोसेस वाला तरीका। अगर आप डायरेक्ट ना करना चाहो, इस तरीके से करना चाहो, तो आप क्या बोलोगे, दो एंगल का रेशियो दे रखा है, तो एक एंगल 3x होगा, दूसरा वाला एंगल 7x होगा। अब आपसे बोला गया है कि जो तीसरा वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तीनों एंगल का सम है वो 180 होता है, तो जो तीसरा वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 180 में से इनको घटा दोगे 7 3 10x को, ये 10x, और जैसे ही आप घटाओगे तो इनका जो सम है ना वो बराबर दे रखा आपको, यही तो दे रखा, इन दोनों का सम है ये बराबर हो जाता है। तो आप बोलोगे 10x और ये इधर आ जाएगा 10x, ये 20x हो जाएगा, और 20x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 180, और x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और 9 आ गए, तो यहां से छोटा वाला एंगल कितना होगा, ये 27 होगा, ये 63 होगा, 27 63 ये तो ज्यादा ही होगा, तो छोटा वाला एंगल क्या होगा 27 ही होगा। ठीक है ना, तो यहां से ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से क्या बोला गया है, रूट वाला है, तो ये तो 625 का रूट क्या होता है 25 होता है। 625 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 625 का रूट होता है 25, और यहां से 100 का 10 है, 625 को 10 से डिवाइड करोगे, तो यहां से 25 को 10 से डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, तो आप बोलोगे यहां से ये आ गया 2.5। यहां से सोल्व करोगे, ऊपर आएगा 25 और नीचे कितना आएगा 2 जीरो आएगा, तो यहां से होगा 0.25, 0.25। यहां से सोल्व करोगे ये बन गया 25, और नीचे कितने हैं 1 2 3, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो का मतलब कितना हो गया 0.025। इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ये 5 हो गया, 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, आंसर आ गया 27.775। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार है वो 800 मतों के अंतर से जीत जाता है। डाले गए कुल वोट की संख्या कितनी है आपको बताना। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे भाग लेने वाले, तो ये तो इजी सवाल है इसका, जो वोट वाले बेस पे सवाल का। 90% प्राप्त करने वाला है वो 800 वोट से जीत जाता है, यानी जीतने वाले अगर कैंडिडेट को
कितने मिलते हैं, 90% वोट मिलते हैं, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, 10%, ये तो मिलेंगे। पर एक को अगर 90% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, 10%, और दोनों का गेप ही तो आपको दे रखा है, दोनों का गेप कितना है, 10%, और इस 10% की वैल्यू 800 है, और आपसे पूछा गया टोटल वोट कितने हैं, 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8, सॉरी ये 90 ना, सॉरी ये 90% है, तो दूसरे वाले को 10% मिलेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 80 का है, 80% की वैल्यू 800 है, तो 1% की वैल्यू 10 हो गई, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। यह आंसर आ गया इसका। आपको केवल माइंड में सोचना है कि एक को अगर 90% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 10, या इस तरीके से बोल दो कि एक को 90 वोट मिले हैं तो दूसरे को 10 वोट मिलेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 80 वोट का, 80 वोट की रियल वैल्यू कितनी है, 800, यानी 10 गुना ही तो है, 10 गुना ही तो है, तो हमने जो 100 वोट माने हैं तो 100 का 10 गुना कर दो, 1000 आंसर आ गया टोटल। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, यहां से क्या बोला, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ब्याज दर है वो पहले वर्ष के लिए 2.5% है, दूसरे वर्ष के लिए 2% है, और इन 2 वर्षों में 6,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 2 साल के लिए सक्सेसिव, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से लगता है, सक्सेसिवली लगता है, तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 2.5% और 2% का सक्सेसिव रेट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 2 और 2.5 करोगे 4.5, 4.5 एक अक्स प्लस वाई बाई 100 करोगे तो 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 आएगा, 5/100 करोगे तो 0.05 आएगा, यहां से सक्सेसिव हो गया 4.55%। यह आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इतना परसेंट लगेगा ओवरऑल, तो 6,000 का इतना परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए यहां से 1% की वैल्यू कितनी है, 60, 4% की वैल्यू कितनी होगी, 240, 240 से आंसर ज्यादा आएगा तो यह तो नहीं होगा, 240 से ज्यादा आएगा तो ये भी नहीं होगा, दो यहां पे 2 ऑप्शन बच गए, अभी भी आपको निकालना है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 240 हो गई, 4% की वैल्यू, 0.1% की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहां से 30, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 0.5 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, 30 आएगी, तो यहां से हो गया 240, फिर 30, तो 270 से भी ज्यादा आएगा आंसर, कुछ पॉइंट में भी आएगा यहाँ से कि 5 को 6 से 0.05 की वैल्यू निकालोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 और आएगा, तो 273 बन जाएगा यहाँ से, ये हो गया। अब देखो इसी कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा इजी वे में करना सीखना होगा, कैलकुलेशन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, ये इस तरीके से करेगा कि 6,000 का वो निकालने के लिए लग जाएगा 455 डिवाइडेड बाई 100, ये इस तरीके से करेगा, एक तो इस तरीके से करेगा, फिर यहां से 0 से 0 काटेगा, फिर यहां से इस पॉइंट को हटाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 से 0 काटेगा, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर पॉइंट लगाएगा, तो ये तो हो गया फिर क्वेश्चन ही, इतना तो क्वेश्चन ही नहीं था। इसके बजाय आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप ये देख लोगे ना यार 4.5% है, तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% का मतलब 2 जीरो उठा दो, 1% का मतलब 60% हो गया, तो 4% की वैल्यू पहले तो 4% निकालो, ये हो गया 240, ठीक है, फिर 0.5% बचा ना, तो 0.5 यहां से बोलोगे 1% की वैल्यू ये है, तो 0.1% की एक जीरो और हटा दो, तो 1.1% की वैल्यू 6 है, तो 0.5% की वैल्यू कितनी होगी, 30 और होगी, 30 और होगा, फिर यहां से 0.05 आया है, तो 0.01% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी क्या से, और 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 3 तो आएगा यहाँ से, ये हो गया टोटल 273 आंसर आ गया। इसमें किसी तरीके की आपको कैलकुलेशन दिक्कत ना होगी। 69 और 92 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज आपको बताना, 69 से 92 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 71 होगा, 73 होगा, इसके बाद में 76, 77, 78, 79, ये तो नहीं होगा, 79 होगा क्या, 79 होगा, फिर 81, 82, 83, 83 भी होगा, 84, 85, 80, 83, 84, 85, 87, 87 होगा क्या, एक बार आप सोच के बताओ 87 होगा क्या, 87, 87, 89, फिर हो गया आपके पास 91, वो तो होता है, नहीं होगा, 87 हमेशा ध्यान रखना ये प्राइम नंबर नहीं है, 87 प्राइम नंबर नहीं है, ये 29 का 3 मल्टीपल है, 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 87 ही बनता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होती है, जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से डिविजिबल ही ना हो, किसी भी अदर संख्या से डिविजिबल ना हो, खुद को और एक को छोड़ के, ठीक है, एक से तो सभी संख्या डिविजिबल होती है, यानी बोल दो कि खुद के अलावा किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, वो होती है प्राइम नंबर। और इसकी डेफिनेशन होती है कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, खुद और एक
वो संख्या, सॉरी एक और खुद वो संख्या। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आपसे पूछा है इनका एवरेज क्या होगा, इनको जोड़ के और यहां से सोल्व कर दो। एवरेज क्या हो जाएगा, देखो 7 19 14 7 या 21 7 चौक 28 28 और 29 30 और 37 370 तो एक हो गया। ऊपर का एक्स्ट्रा जोड़ दो, 3 4 13 16 16 9 25 जोड़ दोगे 395 हो गया। एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल 395 डिवाइडेड बाई 5 है टोटल संख्या ही, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 6 30 5 7 35 4 बचेगा 5 9 45 79 आ जाएगा। ये हो गया इसका एवरेज 79। क्लियर है। तो ये टोटल आपके 30 सवाल पूछे गए थे और आज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस थे कंपेयर टू जो हमने लास्ट शिफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वो आपको डिपेंड कर सकता है, आपको भी लग सकता है कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लगे होंगे, लेकिन मैंने आपको इजी वे में बता दी तो फिर वो इजी लगने लग गए होंगे। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, अगर अभी भी आप इसको देखने के बाद भी आप सोल्व करोगे ना, फिर भी कई सवालों में अटक जाओगे आप। तो इसीलिए हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और ताकि आपको एग्जाम में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आप कम से कम टाइम में सोल्व कर सको, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रेटिंग देना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है ऐप को, तो वहां पे कोर्स वगैरह भी अपडेट होता रहेगा। कोर्स पे काम चल रहा है, जल्द ही कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे, वो आपकी डिमांड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप डिमांड करोगे तो फिर जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे अभी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नोट वहां से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत बेस्ट है एसएससी के लिए, ठीक है। तो एसएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस उन नोट्स को कर लेना। उन नोट्स के अलावा किसी बुक्स को आपको नहीं देखना है, किसी बुक से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप केवल और केवल यहाँ पे मैं जो यूट्यूब पे बता रहा हूँ उन्हीं को आपको सोल्व करके यहाँ पे सोल्व करोगे तो वो तरीके आपको ईजी तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि वही तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मल्टीपल अप्रोच से। तो फिर सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा और प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। कंसेप्ट, टाइप वाइज क्वेश्चन, ट्रिक वगैरह है वो उन नोट से हो जाएगी, ठीक है। ऐप पे जाओ, ऐप पे जाके पेड नोट्स में आपको मिल जाएंगे अर्थमेटिक के, और यहाँ पे जो कोर्स है उसमें चेक करोगे तो अर्थमेटिक के नोट्स मिलेंगे और पेड नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इनकी पीडीएफ में वो आपको वहां पे मिल जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल के टाइप वाइज क्वेश्चन, साथ में टॉपिक वाइज के जितने भी। तो नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।